और वो खास पल आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे ग्रुप एडिटर की नाविका जी। आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स नाउ नवभारत जब 1 महीने का था, 30 दिन का था, तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और मैं तब भी याद करती हूँ 2022 के चुनाव आने वाले थे और आपका नवभारत नव निर्माण मंच पर जैसे ही आपके चरण आए और पहली वार्ता हुई हमारी, मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो आपने एक वाक्य कहा था और मैंने पूछा था कि कभी भी पिछले 35 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार 2 बार आई, एक मुख्यमंत्री रिपीट हुआ हो। और आपने तब कहा था मैं आऊंगा ना। आज हम उसी पल को फिर से याद करते हैं। आज 2 साल का है टाइम्स नाउ नवभारत, फिर हम आपके शहर लखनऊ में हैं और फिर नव भारत नव निर्माण मंच आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि एक इतिहास की कड़ी में हमने भी आपके साथ महसूस किया कि किस तरह से जनता का आशीर्वाद राजनीति में किसी को मिलता है। और आपके मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में लगभग 7 साढ़े 7 साल के बाद जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को दिशा दिखाई है और उत्तर प्रदेश को आप आगे लेकर गए हैं, वो सराहनीय है। और देश और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी की कायल है, वो शायद आज देश भर में और दुनिया भर में पूरी तरह से सब लोग जान गए हैं। योगी जी, बहुत ज्यादा कुछ ना कहकर मैं ये कहूंगी कि इस बार भी हम जब आए हैं तो माहौल सर्दी में ही कुछ गर्मी का हो गया है। और कल की जो आपकी बैटिंग रही है उसमें बॉल ऐसा स्टेडियम के बाहर गया है कि अब तक किसी को बॉल नहीं मिल पाया है। तो ये जो बॉल बाहर गया है, क्रिकेट के खेल के जो आपने नियम ही बदल दिए हैं, स्टेडियम, पिच, सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि ये नव भारत है, हर चीज नई है। तो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में अब अगले 2 महीनों में क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। आपकी पार्टी का नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार, और उधर आज सुबह अखिलेश यादव जी कहकर गए हैं कि 400 पर हार। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है। चाहेंगे इससे पहले कि आप कुछ कहें, पहले आपको हम स्वागत कर सकें और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी MK आनंद, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO टाइम्स नेटवर्क के, कि आपका स्वागत करें और एक शॉल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद MK आनंद जी। स्वागत हो चुका है तो आपके और दर्शकों के बीच में मैं नहीं आना चाहूंगी, आपको आमंत्रित करूंगी। आप चाहे वहां से, क्योंकि हम हर हाल के लिए तैयार होते हैं। कलम होती थी पहले पत्रकारों के हाथों में, आजकल माइक है, माइक भी है, कैमरा भी है। बस आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट संपर्क और संवाद करेंगे टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के साथ और यहाँ इस हॉल में उपस्थित हमारे सारे अतिथियों से। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री।
टाइम्स नो के इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित टाइम्स नेटवर्क की एडिटर इन चीफ श्रीमती नाविका कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर एंड सीईओ टाइम्स नेटवर्क CMK आनंद जी, मैनेजिंग एडिटर टाइम्स नेटवर्क श्री वीर भट्ट जी, संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य महानुभाव, उपस्थित महानुभाव, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को इस बेहतरीन संवाद के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका भी अभिनंदन करता हूं। टाइम्स नेटवर्क को मैंने 2 वर्ष पहले इस प्रकार का सीजन चल रहा था और तब भी मैंने कहा था, उस समय जब नाविका कुमार जी ने इंटरव्यू लेते समय मुझे पूछा था कि क्या होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के बारे में किंवदंती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद कभी रिपीट नहीं होता है, कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार आ जाए, ये कभी नहीं हुआ है, इस बार क्या होगा। तो उस समय मैंने कहा था कि इसी के लिए मैं आया हूं और चिंता मत करिए, फिर हम लोग आएंगे और आज फिर से हमारे पास। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को, सभी टाइम्स नेटवर्क से जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। आज एक नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, तो नई अयोध्या नई उत्तर प्रदेश में ही आएगी और नया उत्तर प्रदेश ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है, पब्लिक परसेप्शन क्या है और रिजल्ट क्या है, ये 2 मायने रखते हैं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें आज के संदर्भ में देखना चाहिए। 2014 से 2024 के बीच लगभग 10 वर्ष का एक कालखंड, आज जो नए मतदाता होंगे वे उस समय अपने बचपन की शुरुआत कर रहे थे। कोई 8 वर्ष का रहा होगा, कोई 9 वर्ष का रहा होगा, कोई 10 वर्ष का रहा होगा, कोई 11 वर्ष, कोई 12 वर्ष का। हो सकता है उनको उस समय की उतनी स्मृतियां उनके मनोमस्तिष्क में न हो, लेकिन जो उससे अधिक उम्र के हैं उन लोगों को उनकी जिम्मेदारी बनती है वे बताएं उन नवोदित मतदाताओं को भी,
2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी? भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं थी। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या थी, हर कोई जानता है। भारत की सीमाओं की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस कदर बिगड़ी हुई थी, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर में एक लंबे समय तक 2005 से लेकर के 2013-14 तक हम लोगों ने वह दौर भी देखा था जब पत्थरबाजी होती थी, सुरक्षा बलों के जवान चोटिल होते थे, पर्यटन पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जनजीवन त्रस्त था और सरकार की कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़ी रहती थी। हमने नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को भी देखा है। पूरी तरीके से 2014 के पहले अवशेष भारत से कट सा गया था और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा में वो दे रही चुनौती नक्सलवादी गतिविधियों के मार्ग को भी हम लोगों ने देखा है। कौन नहीं जानता, वो दौर था जब कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो गेम्स तो बाद में हुए होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की बू पहले आ गई थी और उस समय के मंत्री को जेल जाना पड़ा था। वह भी दौर देश ने देखा है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने की जो बात होनी चाहिए थी, कहां लेके गए थे? जो उसका सशक्त माध्यम था उसी में घोटाला हो गया। हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों का एक लंबा दौर चला था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। वो केवल वोट बैंक था। उसको शासन की हिस्सेदारी मिले, यह सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। लेकिन 2014 के बाद बदले हुए भारत को भी हमने देखा है। एक नया भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान ही नहीं बढ़ा है, बल्कि जो नेतृत्व दे रहा है, जो केवल वैश्विक मंच पर ही अपनी धमाकेदार उपस्थिति के लिए नहीं जाना जा रहा है, बल्कि उतनी धमाकेदार स्थिति के लिए वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी उतने ही सुदृढ़ कर रहा है। हम भारतवासी कितने गौरवशाली हैं कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है, आजादी के उस अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों ने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। एक नया भारत इस रूप में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, यह परिकल्पना साकार हुई है आज। इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आधुनिकतम सुविधाएं आज देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन सब के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, केवल योजनाएं प्रारंभ नहीं होना है, बल्कि योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर भारतवासी को प्राप्त हो सके। जो कभी कल्पना थी आज साकार हुई है। जो एक गरीब पहले सोचता था कि क्या मुझे भी कभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा, आज वो उस योजना का लाभ प्राप्त कर पा रहा है। योजनाएं किसी जाति, मत, मजहब की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता की संतुष्टि का कारण बन रही है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, जहां पे जनता को जनार्दन के रूप में पूजा जा रहा हो और जनार्दन के रूप में उसकी संतुष्टि के लिए सरकार उस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिसमें उसको शासन पे विश्वास है और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी वहां पे देखने को मिल रहा है। ये नया भारत है।
यहां पे नौजवानों की आजीविका भी है, तो बिना भेदभाव के उसकी आस्था का भी सम्मान है। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति थी 2017 के पहले, अगर 14 के पहले भारत में यह परिवर्तन का एक दौर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला। जितना भी आप देख रहे होंगे, ये जितना भी क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वह एक करिश्माई व्यक्तित्व जिनकी लीडरशिप में 2014 में भारत आया, और आज उनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, वो हर एक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी उसी प्रकार का स्थान है। अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने की बात होती है या किसान सम्मान निधि है, तो ईज ऑफ लिविंग भी है। ये सभी कार्य एक साथ हो रहे हैं। तो इन सब कार्यों को जब हम देखते हैं आज के दिन पर, चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी सेक्टर को आप छुएंगे, युवा का हो,